बांग्लादेश ने आपको सिर्फ मैच नहीं हराया, आपको दिखाया है कि कैसे एक सिस्टम जो इंटेग्रिटी पे बिल्ड हुआ हो, जो परफॉर्मेंस पे बिल्ड हुआ हो, जो अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट करे, जो अपनी मैनेजमेंट पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब रखे, वो कैसे ऊपर जा सकता है, हैट्रिक कर सकता है, आपके खिलाफ घर में भी ठोकेगा आपको और अपने मैदान में भी जो है वो आपको ठोकेगा। ये डिफरेंस है बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ, जो कि करप्ट सिस्टम पे पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक करप्ट है, इंटेलेक्चुअल करप्शन है। ये करप्शन जो है वो हमारे जो फैन बेस उससे हो रही है, टीम सिलेक्शन पे हो रही है, जो हमारी मैनेजमेंट है वो कर रही है, जो हमारी कोचिंग टीम है वो इसमें शामिल है, और जो हमारे कप्तान हैं जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करते वो भी इसका हिस्सा है। ये करप्शन जो है वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। जो सेकंड टेस्ट मैच है उसमें क्या चेंजेस करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्या विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके ऊपर जो 11 है वो क्या हो सकती है, और नाहीद राना क्या दूसरा मैच खेलेंगे, सैलेट जो पिच है दूसरी सैलेट जहां पर मैच खेला जाएगा उस वो पिच क्या ग्रीन टॉप होगी, इन सब के ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप भी सोचिए मैं भी सोचता हूं कि आपको याद है कि ये जो हमारे 6 बैटर हैं जो मैच विनिंग सो कॉल्ड बैटर्स हैं, इमाम, शान, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा और साउथ शकील, इन्होंने लास्ट 100 कब की थी? क्या आखिरी 5 मैचेस जो इन्होंने खेले हैं उनमें कभी इन्होंने सेंचुरी की है? जो लास्ट सेंचुरी बाबर की आई थी उसको गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। 2022 में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 की बारी थी बाबर की। जो रिजवान है उन्होंने जो अपनी आखिरी सेंचुरी बनाई थी वो 24 में बनाई थी। जो सलमान अली आगा है वो भी 24 में बना चुके हैं सेंचुरी, उसके बाद से कोई नहीं है। जो साउथ शकील है और आपके इमामुल हक है उन्होंने भी 2024 और 2022 में सेंचुरी बनाई थी। जो लेटेस्ट सेंचुरी है आपकी, जो ये 6 बैटर हैं उसमें शान मसूद ने केप टाउन में 145 रन्स जनवरी 2025 में की थी। उसके बाद से कोई सेंचुरी नहीं है, यानी कि ये 6 बैटर्स इनमें से किसी एक ने भी मैच विनिंग बारी पाकिस्तान के लिए नहीं खेली। साल से ऊपर हो चुका है, 2 साल से ऊपर हो चुका है, कई बैटर्स का तो 3 साल से ऊपर हो चुका है। बॉलिंग में ले लीजिए, जो हमारे बेसिकली स्पेयर हेड है जो कि लीड करते हैं बॉलिंग को, शाहीन शाह अफरीदी। आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में जब वकार यूनुस होते थे, शोएब अख्तर होते थे, जब ये पेसर्स होते थे, वसीम अकरम होते थे, इनके जो है पंजे लगते थे विकेटों के और 10-10 विकेटें ये एक एक मैच में लेते थे। आपको याद है कि कब शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो 10 विकेटें ली हों एक मैच के अंदर, कब हसन अली ने 10 विकेटें ली हों एक मैच के अंदर? कितने साल हो गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल। 2021-22 के सीजन में लास्ट टाइम जो है वो इन दोनों ने 10-10 विकेटें ली थी। उसके बाद से अभी तक एक भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस इन दोनों की नहीं है। तो किन बेसिस पे आपने इनको रखा हुआ है? ना बैटिंग, जो ये आपके 6 बैटर हैं और 2 पेसर हैं, ये कितने हो गए? 8। 11 की टीम होती है जिसमें 8 बंदे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सिर्फ 3 परफॉर्मर थे आपके पूरे मैच में। अब्बास जिन्होंने फाइफर लिया, अजान अवैस जिन्होंने सेंचुरी की, अब्दुल्ला फजल जिन्होंने दोनों इनिंग्स में 50 की, ये परफॉर्मर थे आपके। और बाकी जो आपके 8 बंदे थे वो लगा कर चले गए। नुमान अली को मैं इसमें इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि वो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ा है। अब आ जाए वो क्वेश्चन जो मैंने शुरू में आपको बोला कि करप्शन क्यों है, करप्शन कहाँ पे हो रही है और कैसे हो रही है। ये करप्शन वो नहीं है जो हम किसी को पैसे दे के कोई काम करवा लेते हैं पाकिस्तान में, ये वो करप्शन नहीं है। ये करप्शन है जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो रही है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही है। ना आपकी मैनेजमेंट वो है जो कि होनी चाहिए, ना आपका कोच वो है जो कि होना चाहिए, ना आपका कप्तान वो है जो होना चाहिए, ना आपकी सिलेक्शन कमेटी वो है जो होनी चाहिए। ये
इतनी बड़ी करप्शन है पूरे सिस्टम के साथ कि इसकी वजह से 15 मैचेस जो लास्ट पाकिस्तान ने खेले हैं उनमें से 11 आप हारे हैं। ये 11 मैचेस हारने के लिए मिसबा उल हक को 56 मैचेस लगे थे, फिर जाके वो 11 मैचेस हारे थे। इंजमाम उल हक को 30 मैचेस लगे, फिर वो 11 मैचेस हारे। शान मसूद जो कि अभी तक अवे पे एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते और 6 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस ये हार चुके हैं अपनी कप्तानी में और 11 टोटल हो चुके हैं। ये माइलस्टोन जो है इन्होंने 15 मैचेस में अचीव किया है। तो आपको कहीं तो समझ आनी चाहिए कि यार आपको एक इंग्लिश टीचर नहीं चाहिए, आपको कप्तान चाहिए, आपको हाइंड साइट नहीं चाहिए, आपको फोर साइट चाहिए जो कि पहले से देख सके। आपको कप्तान चाहिए जो शांटो है, जो 50 कम बनाता है, सेंचुरियां ज्यादा बनाता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है। दोनों इनिंग्स में उसने मैच विनिंग बारीज खेली और हमारे कप्तान थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं क्योंकि इनको हर बॉल पे चौके मारने हैं और फिर आके बोलते हैं कि भाई हाइंड साइट इज 2020। जो करप्ट सिस्टम है आपका, उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप चले जाइए किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, उन्हें कहिए कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोजीशन ओपन है और आप जो है वो इस पे हायरिंग कीजिए। एचआर जो है वो इतनी बड़ी लंबी जॉब पोस्टिंग डालेगा और वो डालेगा, बताएगा कि भाई ये चीज़ें चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतने नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये डिग्रीज चाहिए, फिर हम आपको सेलेक्ट करेंगे। और 4-5 कैंडिडेट्स का मुकाबला होता है। पाकिस्तान ने हेड कोच किसको बनाया, किस वजह से बनाया, आपके सामने है। सरफराज अहमद जो कि कमाल के वाइट बॉल कैप्टन थे, रेड बॉल कैप्टन थे, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, T20 में नंबर ऑफ विक्ट्रीज का रिकॉर्ड बनाया, फिर ओडीआई में हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, ऊपर लेकर आए। फाइटर थे ये, नीचे से लड़ते थे, आकर मुकाबला करते थे। और इनके टाइम में जो है बाबर ने डेब्यू किया, इनके टाइम में जो है वो ये जो हसन अली हैं उनको लेकर आए, फ़खर जमान को लेकर आए, शहदाब को लेकर आए। ये जितनी भी लाइनअप है इन सब को यही लेकर आए थे। लेकिन हेड कोच की कोई क्वालिफिकेशन होती है, कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई डिग्री होती है कि आप जो है फिर उस पोजीशन पे किसी को रखते हैं कि उसने कहीं 2 साल कहीं कोचिंग की हो, कोई उसने कोर्स किया हो। लेकिन सिर्फ मर्जिंग के साथ कुछ महीने गुजारने के ऊपर आप कैसे किसी बंदे को कोच रख सकते हैं, वो भी टेस्ट मैच का कोच। जो गैरी कस्टन थे, जो आपके जेसन गिलेस्पी थे, उनको क्यों निकाला गया? क्योंकि वो यस मैन नहीं थे, क्योंकि वो आपकी जो भी डिसीजंस होते थे उनको क्वेश्चन करते थे, आपसे पूछते थे, वो आपके इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। तो उनको आपने निकाल दिया, उनको आपने इस सिस्टम में टिकने नहीं दिया। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, जहां पर आप ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट रखेंगे लोग जो कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होंगे, तो दैट वुड बी द प्रॉब्लम। अब जो टीम है उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं? जो मेरी 11 है उसमें मैं तकरीबन 4 चेंजेस पाकिस्तान की टीम में देख रहा हूं जो मुझे लगता है कि करनी चाहिए पाकिस्तान को, जिसमें आपको साउद शकील, इमाम उल हक, हसन अली और नुमान, इन चारों को ड्रॉप करना पड़ेगा। इनकी जगह आपको 4 नए बंदे खिलाने पड़ेंगे, अपने स्क्वाड को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब आप किसी को पाकिस्तान से तो ला नहीं सकते, इसी स्क्वाड में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 प्लेयर्स तो बाहर नहीं हो सकते जो बैटर्स हैं, जिसमें अजान अवैस हैं और अब्दुल्ला फजल हैं, ये तो दोनों खेलेंगे। बॉलिंग में अब्बास बाहर नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने फाइफर लिया था। जो पिच की कंडीशन है वो वही हैं जो यहाँ पर ढाका में थी। ग्रीन टॉप ही बनाने वाला है बांग्लादेश, तो वहाँ पर अब्बास का खेलना ज़रूरी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इमाम उल हक को ड्रॉप करना पड़ेगा। उनकी 26 की एवरेज है, कोई सेंचुरी नहीं है पिछले 5 मैचेस में, सिर्फ 2 50 हैं, 260 रन बनाए हैं। साउद शकील 261 रन इन्होंने बनाए हैं, इनकी भी 26 की एवरेज है, 2 ही इनकी 50 हैं, कोई 100 नहीं है। लास्ट 100 इनकी जो है वो 134 इंग्लैंड के खिलाफ आई थी 2024 में। यहाँ पर इन दोनों को ड्रॉप किया जाए, बाबर की एंट्री होगी और नीचे से फिर आपको या तो एक ऑलराउंडर या फिर गाजी गौरी को खिलाना पड़ेगा जो इनको रिप्लेस करेगा। होगा ये जो मुझे लगता है कि करना चाहिए पाकिस्तान को कि अजान अवैस और शान मसूद जो है वो ओपन करें। शान मसूद को ऊपर आना पड़ेगा और अब्दुल्ला फजल नंबर 3 पर आए। जो बाबर है उनकी जगह चेंज नहीं होनी चाहिए, वो नंबर 4 पर ही फिट होते हैं, 4 पर वो आए।
फिर उसके बाद 5 पर आपको सलमान अली आगा को जो एक्सपेरिमेंट था इस सीरीज़ में कि उनको पहली दफ़ा नंबर 5 पर खिलाया गया, उनको नंबर 5 पर आना चाहिए। रिजवान नंबर 6 पर आ जाएंगे। ये आपके 6 बैटर्स हो गए। उसके बाद फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप गाजी गौरी को खिला दीजिए या फिर आप इमाद बट को खिला दें नंबर 7 पर। सो पिच जो है क्योंकि ग्रीन टॉप होगी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इमाद बट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो डोमेस्टिक में अगेन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, लंबी लंबी बॉलिंग्स करते हुए आ रहे हैं। 84 उनकी डोमेस्टिक में विकेटें थी पिछले सीजन में। सो उनको आपको डालना चाहिए नंबर 7 पर। वहाँ पर फिर आपके ये ऑलराउंडर भी हो जाएगा और एक पेसर एक्स्ट्रा आपके पास आ जाएगा, एक बॉलर एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर आपके बॉलर्स आ जाते हैं। बॉलर्स में नुमान को इसलिए मैं निकालूंगा, ड्रॉप करूंगा, क्योंकि नुमान इतने रिदम में नज़र नहीं आए। शान का कॉन्फिडेंस भी नुमान पे वो नहीं आया। नो बॉल्स भी काफ़ी करवाई। पहली इनिंग में तो एक भी मेडन नहीं करवाया नुमान ने। सो आपको एज अ स्पिनर जो है प्रेशर बना के रखना होता है। तो आपको चाहिए साजिद, जिन्होंने ढाका में लास्ट जब वो खेले थे 12 विकेटें ली थी बांग्लादेश के खिलाफ, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और साजिद एक फाइटर है, वो लड़ता है, वो उसका एटीट्यूड जो है ज़रा लड़ने वाला है, फाइट करने वाला है, और आपको ऐसे बंदे चाहिए टीम में। सो साजिद को मैं नुमान की जगह लेकर आऊँगा एज अ स्पिनर। फिर आपके 3 पेसर्स हो जाएंगे। जो 3 पेसर्स हैं उसमें हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों में से किसी एक को बैठना पड़ेगा। खुरम शहजाद जो है वो आएंगे। सो हसन अली को मैं ड्रॉप करूंगा, खुरम को मैं उनकी जगह लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और फिर अब्बास। सो ये आपकी 11 जो है मुझे लगता है कि ऐसी हो सकती है जो कि मैच विनिंग 11 हो सकती है अगर ये अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। दूसरी तरफ जो न्यूज़ है वो नाहीद राना के ऊपर है। नाहीद राना जब पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश खेलने जा रहा था तो फिल सिमंस जो कोच हैं बांग्लादेश के, उन्होंने बोला था कि नाहीद को हम वर्कलोड मैनेजमेंट को लेते हुए शायद एक ही टेस्ट मैच खिलाएं इस सीरीज़ में। सो पॉसिबिलिटी है कि नाहीद राना दूसरे मैच में शायद ना खेलें और उनकी जगह जो लेफ्ट आर्म पेसर है शरीफुल, क्योंकि 4 पेसर बांग्लादेश ने सिलेक्ट किए थे स्क्वाड में, तो वो आ जाएंगे नाहीद की जगह। अगर खिलाते भी हैं नाहीद को बांग्लादेश तो फिर उनको बहुत ही कम बॉलिंग दी जाएगी, शॉर्ट स्पेल्स दिए जाएंगे जिसमें फिर वो आकर तेज़ बॉलिंग कराएंगे। और शरीफुल जो है वो हो सकता है तस्कीन की जगह या आबादत की जगह वो एंटर हो जाए, क्योंकि फिर लेफ्ट आर्म पेसर एक आपको मिल जाता है। सो ये चांसेस हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की 11 के। जो पिच है जो मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीन टॉप ही बनेगी, जो फार्मूला है बांग्लादेश का वो वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला, वो ग्रीन टॉप के साथ ही जाएंगे। और वहाँ पर फिर आपको डेफिनेटली फाइट करनी पड़ेगी। बांग्लादेश जा रहा है 2-0 के लिए। पाकिस्तान को यहाँ पर ये मैच अपनी लेगेसी के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने जो फैंस हैं जो कि अब बिल्कुल हटते जा रहे हैं क्रिकेट से, उनको बचाने के लिए और अपने कैरियर्स बचाने के लिए ये जो जितने भी प्लेयर हैं इनको ये मैच जीतना पड़ेगा। अगर ये हारेंगे तो फिर बहुत सारे प्लेयर बाहर हो जाएंगे और शान मसूद की कप्तानी का भी ये आखिरी टेस्ट मैच होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके बाद इनको देखना मुश्किल हो जाएगा और आगे आपने वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलना है, फिर इंग्लैंड के साथ खेलना है, तो वहाँ पर आपको एक नया कप्तान जो है वो देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे पाकिस्तान परफॉर्म करता है सेकंड टेस्ट मैच में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके ख्याल से क्या चेंजेस होनी चाहिए पाकिस्तान की लाइनअप में। थैंक्स फॉर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर लाइकिंग इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।